नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ये जो है फरवरी 2025 माह का अंक है और इसमें दिसंबर 2024 का जो है करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया है। ये इस प्रकार से ही मैगजीन आती है, इसमें एक महीना पीछे का ही जो जीएस है, जो करंट अफेयर्स है वो दिया होता है। तो आज मैं आपके समक्ष जो राज्य व्यवस्था और शासन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर जो करंट डेवलपमेंट हुआ है उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीडियो 15 मिनट का होगा, आप पूरा देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो ये मैगजीन है इसके अलग अलग सेक्शंस को, करंट अफेयर्स को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मैंने इसके पहले जनवरी 2025 और दिसंबर 2024 के भी वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। और अब इस बार ये फरवरी का जो है दूसरा तीसरा वीडियो आ रहा है, आप इसको भी देखिए। छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा विश्लेषण मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हमारे इस चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इसके वीडियो भी समय समय पे अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है शिकायतों के निराकरण में सीपी जो जीआरएमएस की सफलता, सीपी ग्राम्स की सफलता। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 से 24 तक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सीपी ग्राम्स कहते हैं, 70 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया। एक से अधिक प्रतिक्रियाशील और कुशल भारत बनाने में मदद मिली है। अर्थात ये गवर्नेंस के लिए बहुत ही अच्छी है और लोग शिकायत करके अपनी समस्याओं का जो एक ही जो प्लेटफॉर्म पे अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। विकसित भारत के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती है, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, और विकास प्रक्रिया में नागरिकों को भी सक्रिय रूप से भागीदार बनाती है। ये जो सीपी ग्राम्स है ये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित और निगरानी की जाने वाली केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है, जो 24x7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और भारत और राज्यों के सभी मंत्रालय और विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। अर्थात अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी विभाग में किसी की भी शिकायत करना है, आप इस पोर्टल पे अगर शिकायत कर देंगे सीपी ग्राम्स पे, तो ये अपने आप उस शिकायत को जो है उस विभाग को, उस मंत्रालय को डायरेक्ट कर देगा। और चूंकि ये केंद्रीकृत प्रणाली से है तो उस पर कार्यवाही अवश्य होती है। यह नागरिकों की परेशानियों का त्वरित समाधान कर उनकी और सरकार के बीच में अंतर पाटने में जो है भूमिका निभाता है। नागरिकों के जो मस्तिष्क में ये सरकार के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होता है। यह प्रणाली केंद्र और राज्य सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात इसका जो अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा है। जब कोई व्यक्ति इसमें शिकायत करता है तो इसमें एक जो है एक पंजीकरण आईडी मिलती है, रेफरेंस नंबर मिलता है, और आप कभी भी अपना वो रेफरेंस नंबर डालकर अपनी जो शिकायत है उस पर क्या प्रगति हुई है, उस पर क्या हुआ है, सब जान सकते हैं। इसके अलावा एक माई ग्रीवांस नाम का भी एक ऐप बनाया गया है, आप उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी इसी सीपी ग्राम की तरह काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जो वो पाता है कि वो जो उसने शिकायत किया था उसका समाधान सही से नहीं हुआ है और वो असंतुष्ट है, तो जब ये निपटान बंद हो जाएगा, उसमें लिख के आ जाएगा कि मैटर क्लोज हो गया है, तो वह फिर से अपील दायर कर सकता है। कैसे अपील दायर करेगा? जब वो मैटर क्लोज होता है तो वो आपसे रिस्पांस मांगेगा कि आप इससे कितना संतुष्ट हैं। अगर आप उसकी प्रतिपुष्टि को खराब लिख देंगे, उसमें लिखा होता है अच्छा, बहुत अच्छा, संतुष्ट, खराब, बहुत खराब, अगर आप खराब या बहुत खराब श्रेणी में चिन्हित कर देंगे तो अपील का विकल्प जो है वो तुरंत सक्रिय हो जाएगा कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप तुरंत इस पे अपील करिए। ये जो शिकायत निवारण की समय सीमा है पहले 30 दिन थी, अब घटा करके 21 दिन कर दी गई है। तो मित्रों, ये जो सीपी ग्राम्स है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का, और इससे जो है जो लोग
अब आज के जमाने में दौड़ भाग नहीं कर सकते इन शिकायतों को, और ना ही कोई सुनता था उन शिकायतों को। जब आप एप्लीकेशन और रजिस्ट्री करते थे उसको कूड़े के ढेर में फेंक देते थे। लेकिन ये पोर्टल है डिजिटल ऑनलाइन, इस पर निगरानी है, तो ये बहुत इफेक्टिव है, सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। आइए अब देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर जो जेपीसी का गठन हुआ है उसके बारे में देखते हैं। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करने वाले दो विधेयक ये है संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किए गए। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 20 दिसंबर 2024 को लोकसभा ने इन दोनों विधेयकों के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है, अर्थात एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर दी गई है जो इसके जो प्रावधानों का है वो विश्लेषण करेंगे, आपत्तियां लेंगे और उस पर अपने सुझाव देंगे। तो ये जो दो कानून है उसमें से पहला कानून है जो संविधान में 129वां संशोधन किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि संविधान का जो 129वां संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे से संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ना है और तथा 3 अनुच्छेदों में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा को चुनाव को एक साथ कराने की व्यवस्था करता है। जो नया अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा उसको नंबर दिया जाएगा अनुच्छेद 82A। इसके माध्यम से चुनाव आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव एक साथ आयोजित करेगा। ये 82A में ये डाला गया है। और जो विधानसभाओं का कार्यकाल है, तो जितनी भी विधानसभा इस समय चल रही हैं वो सभी जो है जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जो लोकसभा का कार्यकाल है तब तक के लिए केवल अंतरिम जो है चुनाव होगा मध्यावधि, जिसकी सीमा केवल उतनी ही रहेगी लाइफ जितना लोकसभा का जो है लाइफ टेन्योर है। जो अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जाएगा, 82A जोड़ा गया और ये 83 में संशोधन किया जाएगा, यह कार्यकाल मध्यावधि और आम चुनाव को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि जब लोकसभा 5 वर्ष की पूर्ण अवधि से पहले भंग हो जाएगी तो विघटन की स्थिति में पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति तक की अवधि को अपूर्ण कार्यकाल माना जाएगा और विघटन के परिणाम स्वरूप मध्यावधि चुनाव होंगे। नई लोकसभा का गठन केवल अपूर्ण कार्यकाल के लिए किया जाएगा। मान लीजिए 2020 में एक सरकार का गठन हुआ था जो कि 2025 तक चलना था। 2022 में सरकार गिर जाती है तो 2022 में जो चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी, वो अगले 5 सालों के लिए न बन करके 2022 से 2025 तक के लिए ही केवल काम करेगी और 25 में दोबारा फिर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। अब अनुच्छेद 172 में भी संशोधन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब राज्य विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले विघटित हो जाएगी तो विघटन की तिथि से लेकर पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति तक की अवधि के लिए उसका अपूर्ण कार्यकाल माना जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जो चुनाव के आधार पर जो नई राज्य विधानसभा बनेगी वो ऐसी अवधि तक जारी रहेगी जो पूर्ववर्ती राज्य विधानसभा के बराबर हो। वही चीज कि अगर 20 में सरकार गठित हुई थी, बनी थी और वो 24 में भंग हो जाती है, 4 साल और 1 साल उसका बाकी है, तो जो नई सरकार बनेगी अर्थात जो नए चुनाव के बाद सरकार बनेगी वो केवल 1 साल के लिए काम करेगी। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद 327 में भी संशोधन किया जाएगा उसमें निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन शब्दों के बाद एक साथ चुनाव करना ये शब्द भी जोड़ दिया जाएगा। और जो दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया गया है वो है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। इसमें यह केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करेगा। यह संशोधन संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की अवधि को लोकसभा और राज्य विधानसभा होने वाले चुनाव के एक साथ जो है संरेखित करेंगे। जो ये संयुक्त संसदीय सभा का जो समिति का गठन हुआ है जेपीसी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग मुद्दों पर ये समिति गठित की जाती है। जैसे इस समय वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे भी समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा जो अभी जो चल रहा था मुद्दा यूसीसी वाला, उस पर भी एक जेपीसी समिति का गठन हुआ था।
इसमें जो है एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। 21 सदस्य लोकसभा से हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है और ज्यादा प्रभावी नेता वहां पर होते हैं, इसलिए वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा से कम रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरी बात, इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों को शामिल किया जाता है, जिससे वो अपने अपने विचार उसमें व्यक्त कर सकें। दूसरा मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की वकालत की है। क्यों की है? क्योंकि उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने जो है अपने प्रदेश में यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। 14 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में विशेष चर्चा को संबोधित किया। इसमें संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा के चर्चा के दौरान प्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान सभा में समान नागरिक जो संहिता है उस पर लंबी और गहन चर्चा हुई थी और उन्होंने बताया कि इस मामले में दिग्गज नेताओं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और के.एम. मुंशी इनके विचारों को याद करने की जरूरत है। इन दोनों नेताओं ने यूसीसी पर बहुत काम किया था जब ये संविधान सभा का गठन हुआ था। जो समान नागरिक संहिता है क्या? ये कानूनों का एक ऐसा समूह है जो देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार के कानूनों को एक जैसे जो है वो नियमित करेंगे। अभी क्या है कि अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सभी अलग कानून है जो अलग अलग लोगों पर लागू होते हैं। बाद में ये सभी कानून समाप्त हो जाएंगे और एक कानून उसमें लागू हो जाएगा। इस यूसीसी को लाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धार्मिक संबद्धता के आधार पर विभिन्न वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना, अर्थात जो रिलीजन बेस्ड कानून है सिविल मामलों के, उनको जो है हटा करके इसको प्रतिस्थापित करना। अनुच्छेद 44 जो संविधान का, हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 है, वो इसके अंतर्गत ये इसमें वर्णित है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो हमारे संविधान के निर्माता थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इसका प्रावधान आज से 75 साल पहले ही कर दिया था कि आने वाले दिनों में ये समस्याएं पैदा होंगी, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीजें मांगेंगे और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश में एक जैसा कानून बने। और भारत एक अकेला देश नहीं है जो यूसीसी लागू करने जा रहा है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां पहले से यूसीसी लागू है और विशेषकर जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर सभी धर्मों को मानने वालों के लिए एक समान कानून है। तो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, अर्थात लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहते हैं। इसलिए स्वैच्छिक रखना था कि देश नया नया आजाद हुआ था, उसके सामने दूसरी चुनौतियां इससे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और उन्होंने अनुच्छेद 35 को अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जोड़ा था। इसे संविधान में एक ऐसे पहलू के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब इसे राष्ट्र स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और इसे सामाजिक स्वीकृति दी जा सकेगी। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इन्होंने जब से ये सत्ता में थे, सत्ता में नहीं थे उसके पहले से ये लगातार अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये यूसीसी को लागू करने की बात कहते रहे हैं। और इनको अगर पूर्ण जनाधार मिला है, इनकी सरकार तीसरी बार बनी है, इसका मतलब है कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ये जानते हुए कि ये यूसीसी लागू करेंगे, इनको वोट देती है, इनको सत्ता में लाती है। इसका मतलब जनता इसके लिए तैयार है और उसकी इच्छा है, इसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए
जो है इसकी आवश्यकता है। इससे उन प्रथाओं का त्याग होगा जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है, जैसे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना, उनको तलाक देकर के छोड़ देना, उनको जो महिलाओं को उनके 18 वर्ष से पूर्व उनकी शादी कर देना, बाल विवाह, इस तरह के जो मौलिक अधिकार हैं जो जीवन के अधिकार में शामिल हैं, उनको जो है उनके विपरीत है, तो वो ऐसे जो एक्ट है वो इस पर रोकथाम लगेगी। भारत की सामाजिक व्यवस्था में सुधार, जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं उनको समाप्त होंगी। एक रूपता को बढ़ावा, आपराधिक कानूनों की तरह यह धर्म की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। अगर हम क्रिमिनल लॉज में जो है यूसीसी को फॉलो करते हैं, पूरा देश एक ही कानून के तहत जो आपराधिक मामले हैं उसमें चलता है, तो सिविल मामलों में भी अगर हम एक समान हो जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मित्रों, ये जो शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था के मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण पहलू थे उनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।